अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फरूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तमाम नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस चीज़ को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान भी हमेशा की तरह बहुत ख़ास है क्योंकि आज का मौजू भी बहुत दिलचस्प है। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनसे हम सीखेंगे कि बेसिकली करियर काउंसलिंग होती क्या है और क्यों इतनी ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं और जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद जब ग्रेजुएट फील्ड में आता है तो डिफ़िकल्टीज़ क्यों फेस करना पड़ती हैं, तो ये हमारा आज का मेन थीम होगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाया जाता है और अपने मेहमान के साथ हम उन सवालात को शेयर भी करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे फेसबुक के पेजेस वेव FM 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, इन पेजेस के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मैसेजेस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें देख भी सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन मैसेजेस को भी शो का हिस्सा बनाया जाए। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज की मेहमान शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान गौरी ने। अरसलान जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी डिटेल है और सबसे बढ़ के ये कि बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज कमिंग। और आपसे तो मुलाकात आपको पता है 2013 से अब तक मुसलसल होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि जिन लोगों को हमारे म्यूचुअल बॉन्ड का नहीं पता, मैं क्विकली बताता चलूँ कि मैं आपका जूनियर हूँ फ्रॉम मैस कम्युनिकेशन और आपसे माशाल्लाह हमेशा एक ऐसा ताल्लुक़ रहा है कि सीखने सिखाने का जो सिलसिला वो जारी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान, आज हमारा जो मौजू है या डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है वो है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग को अगर बाजार देखें तो लगता है कि बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा डोमेन है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ओवरऑल डिस्कस करने से पहले तो हम रूट्स में जाते हैं। बिल्कुल ठीक। वो रूट्स में आता है कि हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है स्कूल्स में या कॉलेजेस में गाइडलाइन के हवाले से कि बच्चों को गाइड किया जाए कि यार आपने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। इवन के मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्शियस होते हैं जब बच्चा मैट्रिक में आता है। बिल्कुल ठीक। कि अब आप साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। सो वहाँ पर आके फोकस शुरू होता है कि अब वाकई हमारा फोकस पॉइंट वही होना चाहिए या फिर डेवलप कंट्रीज को हमेशा इंस्पिरेशन मॉडल हम रखते हैं, वही मॉडल सामने रखते हुए हमें भी बच्चों को शुरू से ही लेकर चलना चाहिए। क्या लगता है? सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट यही है फ़ारूक भाई कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक वो डेफिनेशन नहीं बन पाई कि जिसके अंदर हम ये देख सकें कि हमने बच्चे के ऊपर कब से तवज्जो देना शुरू करनी है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम नॉर्मली बच्चे के बारे में मैट्रिक के बाद ही कंसर्न होते हैं या मैट्रिक के करीब ही कंसर्न होते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा फिर नुकसान होता है वो ये होता है कि हमें इस पूरे प्रोसेस का नहीं मालूम कि हमारे इस बच्चे ने 8 या 9 जमातें जो पढ़ी हैं उसमें उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में रहा है। तो इवेंचुअली आगे हम 2 ही चीज़ों पे पार्क करते हैं, या इंजीनियरिंग और या मेडिकल है। तो ये बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा पर्टिनेंट है कि हमें इस पूरे प्रोसेस को बहुत अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, उसमें होगा क्या कि जब आप बच्चे के बारे में उसकी अर्ली एजेस से रिव्यू करेंगे, उसके प्रोसेस को देखेंगे, उसकी नेचर को देखेंगे, तो आप बेहतर फैसला करने की पोजीशन में होंगे कि हमारे इस बच्चे का किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, करियर काउंसलिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर इसको बिल्कुल हम टोन डाउन करें और इस चीज़ की तरफ आएँ कि क्या आज का जो इस एज का बच्चा है उसकी करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव पहले के वक्त से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज एक बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो पहले की निस्बत कम है। इसलिए अगर आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो होगा क्या कि वो वेवर्डनेस ही उसकी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक बच्चे को कहेंगे आप एक सर्टन डिग्री को फॉलो करें, वो एक निशिस्त में बैठेगा जहाँ से वो 4 नई चीज़ें सीख के आएगा। तो हो सकता है आज आपको कह दे कि जी मैं तो इससे कुछ और करना चाहता हूँ मुख्तलिफ। और यही चीज़ आपको नज़र भी आएगी कि आपको एक बहुत बड़ी रेशियो उन बच्चों की नज़र आएगी जो मिड डिग्री खुद को उस पूरे ट्रैक से डिट्रैक कर लेते हैं, जो कि अगर आप माने तो एक नुकसान ऐसी फैमिली का जो एक बच्चे पे ऑलरेडी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। तो यस, आज के वक्त में ये पहले से ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि ऑब्वियसली हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल सही। अरसलान, जैसे अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारे, अगर मैं स्पेसिफिक किसी एक फील्ड का जिक्र करूँ, हम टीचिंग की मिसाल लेते हैं। टीचिंग में, एजुकेशन सेक्टर में किसी भी अथॉरिटी से बात की जाती है, किसी एजुकेशनिस्ट से बात की जाती है, तो वो ये कहते हैं कि जी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बाय चांस टीचर हैं, बाय चॉइस नहीं है। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे प्रोफेशंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाय चांस हैं,
ये आपने लिटरली मेरे बिल्कुल भाई अल्फाज कहने लगा था, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो उसकी रीजन अगर फाइंड आउट करें क्या है, क्या हम पैशन के पीछे सोचना छोड़ देते हैं जहां पर हमारे मौज की बात आती है? जी 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 जी। अच्छा फरूक भाई, इसमें एक चीज़ जो मैंने अपने बड़े क्लोज सर्कल से ऑब्जर्व की है, होता यह है कि आप किसी भी एक्सवाइजी प्रोफेशन के लिए पैशनेट हैं, मगर जब आपको उसमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता, तो आप नोट कीजिएगा सबसे पहला जो प्रेशर है वो हमें अपना हमारे घर से मिलना शुरू होता है। बिल्कुल सही। हमारा घर, हमारे बड़े, हमारे वो लोग जो हमारे रिश्ते में मौजूद हैं, हमारे बहन भाई वगैरह, वो बिल्कुल भी हमारे उस पैशन को लेके हमें सपोर्ट करने को अवॉइड इसलिए कर रहे होते हैं कि वो फिक्रमंद होते हैं हमारे मुआश को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की है कि महज टीचिंग नहीं, हर दूसरे प्रोफेशन में आपको ये चीज़ नजर आएगी कि जो शख्स वहाँ काम कर रहा है, ही वॉज नेवर मेंट फॉर इट, ही नेवर वांटेड टू बी हियर, वो मजबूरन आ गया। अच्छा, वो मजबूरन आ गया तो उसने सीखना शुरू कर दिया। जब सीखा तो ऑब्वियसली सर्वाइव करना है ना, फिर सर्वाइवल की जंग शुरू हो गई। और बहुत से लोग फिर आपको नजर आएंगे कि वो किसी तरीके से अपने पैशन से पीछे हट जाते हैं और महज अपने जरिए माश पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, इससे एक अगली चीज़ जो करियर काउंसलिंग के साथ जुड़ी हुई है कि अगर आप अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग पे खुद तवज्जो नहीं देंगे तो फरूक भाई वो अपनी मर्जी के फैसले करेगा। उन फैसलों में फिर वही होगा, यहाँ आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि मेरा मानना है बर्दाश्त करना चाहिए। एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के जो ख्वाब हैं या अपने बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं, अगेन अगर वो ठीक हैं तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। बिल्कुल। 2 साल लगे, मैं कहता हूँ दहाइयाँ लगे, गिव देम द टाइम, गिव देम द सपोर्ट, एंड ऑल द नीड इज योर मॉरल सपोर्ट। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कहा कि बच्चा खुद फैसला करेगा। बच्चा फैसला तो खुद करेगा, क्योंकि अगर आजकल का बच्चा है, जी जी कहते हैं जेन जी है, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रेजुएशन करने के बाद फील्ड में आएगा तो उसको लगेगा कि जी मेरा फैसला जो है अब मेच्योर है। ओह यस। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेरेंट्स को क्या देते हैं कि जी आई नो कि मैंने क्या करना है, मुझे करने दे। तो से वो खुद फैसला करना भी चाहता है, खुद करेगा भी। तो वहां पर बीइंग द पेरेंट क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है? फरूक भाई, सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है, आप नोट कीजिएगा, जब एक बच्चा खुद फैसला कर रहा है ना, आपको उस फैसले में अपनी इनपुट जरूर देनी है, ये बता के कि बेटा ये ट्रैक आपके लिए गलत हो सकता है, हमारे तजर्बे की रोशनी में ये ट्रैक है जिसको आपको देखना चाहिए, मगर फैसला आपका है। जब फरूक भाई हम फैसला थोपते हैं ना, उससे होता यह है कि बच्चा डिजेक्टेड महसूस करके हो सकता है या फोर्सफुली उस ट्रैक को पकड़ ले जो आपने कहा है। जब उसको उसमें दिल ही नहीं लग रहा तो लाजिम नहीं है जो आपने कहा वो सच साबित हो। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज जब हम बात कर रहे हैं, हमारे सर्कल में अगर एक शख्स ने एक सर्टन चीज में कामयाबी हासिल की है तो हम सब ये सोच बैठेंगे कि साढ़े बच्चे भी ऐसी चीज से लगेंगे और कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही। फरूक भाई, ऐसा नहीं है। होना ये चाहिए कि अगर आपका बच्चा एक सर्टन कैटेगरी, एक सर्टन प्रोफेशन को लेके इंटरेस्ट शो कर रहा है, प्रोवाइड द सपोर्ट, एंड वंस यू स्टार्ट सपोर्टिंग, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वालिदैन की दुआओं में अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है। हम आज जिंदगी में जहां मौजूद है, हमारे वालिदैन की दुआओं और हमारे वालिदैन की कुर्बानियों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मैं और आप अगर अपनी डिग्रीज की बात करेंगे, अपने एक्सपोजर की बात करेंगे, तो आई फ्रैंकली कंसिडर दैट 1 to 2%, एंड आई बिलीव हमारे वालिदैन की दुआएं और उनका हमारे लिए जो कंसर्न था वो रिमेनिंग 98% एंड 99%। सो द पॉइंट इज, एज पेरेंट्स आपको अपने बच्चे के पैशन को लेके दुआगो रहना चाहिए और आप उसको उसके हिस्से का खेलने का जरूर मौका दें। ठीक है। मीन्स वो चाहता है कि मैं इस सर्टेन फील्ड में जाना चाहता हूँ, लेट हिम गो और लेट हर गो। बिल्कुल सही। आप खुद देखेंगे बाय द टाइम वो आपको कामयाब होता नजर आएगा। देखिए, वो चाहता है उस प्रोफेशन में रहना, आपकी दुआएं साथ हैं, तो कौन सी चीज है जिसको कामयाब होने से रोकेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, अभी आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने कहा कि हम देखा देखी प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर, जैसे अक्सर ये फैसला देखने में आता है कि फलां का बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, ये पेरेंट्स की तरफ से होता है मैसेज। सक्सेस के क्राइटेरिया को डिफाइन करना चाहें, ठीक है। अब ये सारी बातें मेरे ज़हन में इसलिए आ रही हैं कि बाज़ औक़ात हम गाइडलाइन के लिए सोशल मीडिया का रुख करते हैं। जी। वहां पर डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी ये होती है कि आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें। मोस्ट ऑफ जी जो आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलते हैं, आपको कम्युनिकेटर्स मिलते हैं, वो कहते हैं जी कि मैंने लाइफ में ये किया, आप भी कह रहे हैं आपको मिलेगा। सर, वो मैसेज तो खुद ही हम उनको दे रहे हैं कि देखा देखिए आप ये करेंगे, तो सर कैसे रोकेंगे बच्चों को? हम तो खुद उसको क्राइटेरिया वही दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। फरूक भाई, ये पॉइंट आ रहा है ना, होना ये चाहिए कि देखें, आप इस बात को मानेंगे कि जिस वक्त में हम जिन लोगों से इंस्पायर होते थे, वो जितनी मर्जी बड़ी बात करते थे, हमें फिर भी महसूस होता था कि जो हमारे बड़े, हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ व अकारब गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए सीखने की।
आज के दौर में वो चीज़ और कम हो गई है। बिल्कुल सही। हमारे बच्चे ऑब्वियसली सोशल मीडिया से बहुत इंस्पायर्ड है, लेकिन मेरा ये मानना है फरूक भाई कि अगर आपके घर में और आपके करीब एक ऐसा माहौल है जिसमें किसी बड़े की बात को तवज्जो दी जाती है, तो सोशल मीडिया आपको कुछ भी कहे, इवेंचुअली आप उस बड़े की बात को तवज्जो दे रहे होंगे। होना क्या चाहिए, जिस तरह अभी आपने बात कही है सक्सेस की डेफिनेशन के हवाले से, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि सक्सेस की डेफिनेशन वो नहीं है जो भी हमारे दाएं बाएं में नजर आती है। हमें नजर आता है जी बड़ी गाड़ी कामयाबी है, हमें नजर आता है जी बहुत पैसा कामयाबी है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोग आपकी इज्जत कितनी करते हैं, बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन दैट यू डू। अगली चीज जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, आप गौर कीजिएगा कि हमारे यहाँ एक शख्स अगर एक फील्ड में कामयाब हुआ है तो पूरे का पूरा उसका सर्कल उसी फील्ड के पीछे भागता नजर आएगा जहां से असल लॉस शुरू होता है, जहां से असल नुकसान शुरू होता है। आप रियल एस्टेट की बात करें, हमें से कुछ लोगों को लगता है रियल एस्टेट में बहुत कामयाबी है, भाग पड़ेंगे। महसूस हो गया जिसने कामयाब हासिल की उसके कुछ सर्टेन पैरामीटर से अब वो नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम लेना चाहता, लेकिन अगर एक पाकिस्तान में बड़ा टाइकून गुजरा है प्रॉपर्टी का, तो नॉट द एवरी अदर डेवलपर जिसने उस फील्ड को ज्वाइन किया वो उस टाइकून के लेवल पे जा सका है। बिल्कुल सेम गोज विद आईटी। आपको 2, 3, 4 बड़े नाम मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान में और बड़े उस लेवल के नाम इसलिए नजर नहीं आएंगे कि उनकी जर्नी और थी, जिन्होंने फॉलो की, उनकी जर्नी और है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है इसमें मैं ऐड करता चलूं कि आपने कहा कि जर्नी का डिफरेंस होता है। सर, सक्सेस स्टोरी सबकी अपनी अपनी होती है। यस। और उसके बीच में जो फेलियर का एलिमेंट है ना, वो हर किसी ने फेस किया हुआ होता है। यस। और अमूमन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, इस सारे में जो कि हम सक्सेस की तरफ आए हैं, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दौर में बड़ों के साथ बैठना, कम्युनिकेशन करना, चूंकि थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ। अगर हम ये कहें कि लास्ट 5 ईयर्स या शायद आफ्टर कोविड, अब कल्चर बहुत सारा चेंज है। आपके पास सोशल मीडिया स्क्रीन सामने है, आपके हाथ में गैजेट्स हैं, तो बहुत सारी गाइडलाइन हम अपने मोबाइल से लेते हैं। मैं बच्चों की भी बात करूंगा, नौजवानों की बात करूंगा। सो जो कल्चर पहले ये होता था कि हम बड़ों के साथ बैठते थे, हम बताते थे कि जी लाइफ में ये चल रहा है और आइंदा हम ये चाह रहे हैं। एक पॉजिटिव मैसेज या लाइफ एक्सपीरियंस आपके सामने आता था कि बेटा ये करोगे, ये नहीं करोगे, ये ऑप्शंस हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि हमने वो चैप्टर अब क्लोज कर दिया। अब हमारे पास नया चैप्टर आ गया है गैजेट का। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में चूंकि नेटवर्किंग के बगैर या कम्युनिकेशन के बगैर चीजें नहीं बेहतर हो सकती, और बड़ों की कम्युनिकेशन के बगैर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सो उनके साथ टाइम स्पेंडिंग कैसे मुमकिन है कि हम उनसे आज भी सीखें, और वो जो सीखने की जर्नी में या हमारी सक्सेस स्टोरी में बड़ों का कंट्रीब्यूशन कहां पर देखते हैं? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फरूक भाई। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, अगर आप नोट करें ना कि वो जो बच्चों का वक्त अब बड़ों के साथ नहीं गुजर रहा ना, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग एलिमेंट वो है। होना ये चाहिए कि अगर आप घर के बड़े हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके गिर्द बच्चों के हवाले से वो वक्त बच्चे नहीं दे रहे आपको, या आप उन्हें वो वक्त नहीं दे रहे, तो बड़ा होने के नाते आपने उसकी तरतीब बनानी है। ठीक है। गलती कहाँ हो रही है? मैं किसी भी महफिल में बैठ के गिला जरूर करूंगा कि यार आज के बच्चों के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। मैं ये नहीं देखता कि अगर मैं उन्हें जेंटली ये बात समझाऊं कि बेटा ओके, यूज एनी गैजेट दैट यू आर डूइंग, आप लैपटॉप पे वक्त गुजारे, आप फोन पे गुजारे, ठीक है, लेकिन आप एक तरतीब रखें, कुछ वक्त साथ बैठे हम उन आइडियाज को डिस्कस करें जो आपके पास आजकल आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि सर्टेन फील्ड में जी फलां कामयाबी बहुत है, तो मे बी समवन हू इज अ सीनियर वो बताए कि बेटा आपको इसकी ये ब्राइटर साइड पता है, आपको इसकी डार्कर साइड नहीं पता। मैं उसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी फील्ड को बुरा यहाँ कहने के लिए ये बात नहीं करूंगा, मगर कल रात एक दोस्त ने मुझे बताया कि सर ये जो फलां फील्ड है, इसके अंदर बगैर झूठ के कामयाबी बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाबी नामुमकिन है, बहुत मुश्किल से मुराद है कुछ हमें लाइमलाइट नजर आ रही है, वो महज इसलिए नजर आ रही है कि हमें उसके डार्कर साइड नहीं पता। तो जब आप किसी बड़े के साथ बैठेंगे, वो अपने तजर्बे की रोशनी में आपको जरूर बताएगा कि आप इसके ये प्रोज और कॉन्स को देख लें, देन फैसला कर लें। बिल्कुल सही। यहाँ पॉइंट ये भी बड़ा जरूरी फरूक भाई कि बड़े का कहा 100% दुरुस्त नहीं होगा, या हो सकता है उसमें कहने के कोई जोल हो। आप उस जब एलिमेंट को सोच लेंगे कि अच्छा है ये एक एलिमेंट हो सकता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आ जाएगी ना। लेकिन अगर आप खुद एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जो मैंने सोच या देख लिया सोशल मीडिया में, दैट इज राइट, वो भी गलत है। और अगर आप किसी के कहे पे उस बात के ऊपर 110% समझे मना कर रहे हैं कि नहीं यार जो मैंने देखा था वो बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है। मगर एक सेकंड थॉट जब आपके पास आती है, जो कि एक ऐसा शख्स दे रहा है जिससे आप सवाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं एक चीज देख रहा हूँ एक स्क्रीन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक फैसला कर लिया अपने ज़हन में
मैं सवाल तो नहीं कर सका उस स्क्रीन को, मगर मेरे साथ एक शख्स बैठा है, उससे अगर मैं बात करता हूँ अच्छा इस चीज के बारे में ये पॉइंट, तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज सुनने को पता चलेगी, कोई नई और आप ऐसे ही सीखते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है फरूक भाई कि एनीवन हु इज अराउंड यू एज अ बिगर पर्सन, जब वो आपको कोई चीज बता रहा है ना, यकीन कीजिए वो यकीनी तौर पे जिंदगी की किसी न किसी स्टेज पे आपके भले के लिए होगी। बिल्कुल सही। आप आज सुने, इख्तलाफ करने का आपको पूरा हक है। और यहाँ मैं बात एक बताता हूँ जो बड़ी जरूरी है। हमारे यहाँ समटाइम्स बड़ों को लगता है कि अगर बच्चे ने कोई ऐसी गुफ्तगू की है जो उनकी राय से मुतसादिम है, तो हम फौरन जज कर लेते हैं कि ये बच्चा कुछ सीखने के मूड में नहीं है, जो गलत है। और दूसरी जानिब एक बच्चे को भी बात सीखनी चाहिए कि एक बड़े की तरफ से ऐसी बात जो उसकी राय से मुतसादिम हो तो उसको एहतराम दे। दोनों तरफ इख्तलाफ राय से पहले एहतराम राय बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर एक बड़ा क्रूशल टाइम होता है अगर हम करियर के हवाले से बात करते हैं, जैसे डिग्री कंप्लीट होती है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है जी। इसके दरमियान वाला फेज जो है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, मुश्किल फेज होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो ऐसा फेज होता है जिसमें बहुत ज्यादा सब्र व तहम्मुल की जरूरत है, वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि अमूमन वो फेज जब थोड़ा सा लंबा होता है, कुछ 6-8 माह गुजर जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। फिर हम सोचते हैं यार कुछ भी मिल जाए हम करने को तैयार हैं। तो सर उस फेज के लिए क्या मैसेज आपका होगा, नौजवानों के लिए या पेरेंट्स के लिए? फरूक, मेरे चेहरे पे जो अचानक मुस्कुराहट आई, मुझे याद आ गया 2012 के टाइम जब मैंने मैस कम्युनिकेशन कंप्लीट किया और कुछ मौसरों की मेहरबानियों से उस तरीके से इमीडिएटली मैस कॉम के वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो अचानक ज़हन में आया कि यार डिग्री चेंज ना कर ली जाए, कुछ और पढ़ लिया जाए। लेकिन सेकंड थॉट खुद को दी कि नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स पुट आवर एफर्ट हियर, और फिर अल्लाह कामयाब करेगा, और अल्लाह ने कामयाब किया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये जरूरी है कि एज ए पेरेंट्स आपने बात माननी है कि ओके अगर आपका बच्चा एक सर्टन ईयर में डिग्री कंप्लीट करे, फॉर एग्जांपल आज हम 2026 में बात करें, एक बच्चे की डिग्री 2027 में कंप्लीट हो रही है, तो एज ए पेरेंट्स खुद को बात बताएं कि आपने इस बच्चे को मिनिमम 2 साल देने हैं 2027 से ऑनवर्ड। बिल्कुल सही। फरूक जी, मैंने आपको पहले बात कही ना कि बच्चे के ऊपर सबसे पहले जो प्रेशर है ना, उसके पैशन को छोड़ के प्रोफेशन में जाने, किसी और प्रोफेशन में जाने के लिए उसके घर से ही आता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। आपने एज ए पेरेंट अपने बच्चे को 16 से 18 साल उस पर इन्वेस्ट किए तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यार आप उसे 2 साल और देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। या बड़ा बेहतरीन हाल है, आपका बच्चा अपनी डिग्री कंप्लीट करने से भी 2 साल पीछे है, उसकी डिग्री 2 साल बाद होनी है, तो आप इन 2 साल में उसको इस काबिल कर दें कि वो जिस लम्हे अपनी डिग्री मुकम्मल करे वो फौरन कहीं ना कहीं मसरूफ होने के काबिल हो जाए। सही। कमी कहाँ आती है? जो आप महसूस करेंगे कि हम तब इन्वॉल्व होते हैं जब पानी तकरीबन सर से गुजर चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 6ठे सेमेस्टर में है, हम ईजी हैं एज ए पेरेंट्स, कोई बात नहीं 2 सेमेस्टर पढ़े हैं। एक बच्चा 8वें सेमेस्टर में है, हम ईजी हैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम पड़ा है। बट जैसे ही 8वें सेमेस्टर से फ्री होगा, वो फील्ड में जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, 6ठे महीने हम ही कंसर्न हो जाएंगे क्या हो रहा है, और खुदा न खासा हम ही नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर देंगे। तो यस, हमें उस टाइम में अपने बच्चों को सपोर्ट देंगे। और मैं समझता हूँ कि जो वक्त उसने डिग्री में गुजारा है उससे ज्यादा क्रिटिकल वक्त है जो वालिदैन को देना चाहिए जब वो जॉबलेस है या जब वो ढूंढ रहे अपने लिए अपॉर्चुनिटी, बी इट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। इट्स नॉट लाइक कि आपने करनी जॉब है, तो बच्चा वो अपना बिजनेस परस्यू करना चाहता है, अपने करियर को सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर आगे लेकर बढ़ना चाहता है, तो ऐसे पेरेंट्स उसे सपोर्ट दें जितनी आप दे सकते हैं। और जो कि मुझे यकीन है कि बहुत से कामयाब लोगों को उनके वालिदैन ने दी है, वरना वो कभी आज इतने कामयाब ना होते। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत बात है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, और सपोर्ट अगर होगी तो बच्चा यकीनन राइट ट्रैक के ऊपर मूव करेगा। क्योंकि करियर के हवाले से जब भी बात की जाती है तो मुझे ये लगता होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी अपनी जगह पर रोल प्ले करते हैं। उसमें वालिदैन भी हैं, उसमें पीयर ग्रुप भी है, उसमें बच्चों के दोस्त अहबाब हैं, उसमें आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके कज़न्स हैं, फिर उसके साथ साथ आपके स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स हैं। ये तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह पर रोल प्ले करते हैं। जहाँ पर सक्सेस आएगी वहाँ पर भी रोल प्ले होता है, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आती है वहाँ पर भी रोल प्ले हो रहा होता है। सो मीनवाइल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली प्रॉब्लम आती कहाँ पर है। सो डिस्कशन जारी है। अरसलान गौरी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत कुछ सीखने और समझने को आज मिला है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। सो अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and assalamu alaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it,
and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Ma'am, department. Actually, it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC का काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में. Right. उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग की लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है. देखिए, एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस है, डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की है, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स हैं मोर और लेस जो है वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है. Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Right. बल्कि Right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है. Right. तो हम लोग जो है डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता. इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं. जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी. Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती. जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ. Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल. Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडियाज़ को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं. देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं. जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है. Right. तो Right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं. Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी. स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं. Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई. वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू. लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का. तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा. Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का. Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है. है. डायग्नोसिस Right. लीड्स Right. टू अ ट्रीटमेंट. Right. Right. तो इसी right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं. Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant
to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? इस तरह है कि हम लोग we have replaced manpower with robots. हाँ We can replace men केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है जो different sample collection है जी, जी। we used to do with human manpower but we can replace it with robot. Okay. They can save us time, Yeah. they can save manpower. इतनी देर में जो है वो रोबोट्स जो है सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं हमारी जब पाइपटिंग होती है ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए और सबसे बड़ी बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी। एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का Right. तो Right. आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे लेकिन जो अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं Right. Right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? रिसेंटली आई विल मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने Right. Mashallah. इसी Mashallah. तरह Congratulations. थैंक यू वेरी मच तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं हम लोगों ने इसमें एचईसी के जर्नल्स में करवाए इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स Right. Right. इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं Right. बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स Right. हमारे Okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay. फॉर अरेंजिंग सेमिनार conferences and also one hand practices. Okay. They also include workshop. Okay. Okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती हैं डिफरेंट हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री के स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को All right. All right. So, are the labs part of, you know, your curriculum design? टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम माई जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फरूक शेख। मेरा और आपका साथ हुआ करता है 2 बजे तक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। आज हम बात करें जी करियर काउंसलिंग के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान गौरी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैं और उसी अप्रोच के साथ बहुत कुछ सीखना समझने को मिल रहा है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं अरसलान से जब बात कर रहा था नेटवर्किंग के हवाले से, नेटवर्किंग जो है बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। मुख्तलिफ डोमेन्स में मुख्तलिफ जगहों पर नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जाता है। तो मीनवाइल मैं ये भी जानना चाहूँगा कि नेटवर्किंग का कल्चर है क्या, और हमें या हमारे जितने नौजवान हमें सुन रहे हैं उनको भी बताया जाए कि सर ये बेसिकली कल्चर क्या है और आज के दौर में इसकी अहमियत इतनी बढ़ क्यों चुकी है। फरूक, जैसे आपने पहले बात की थी ना नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, देखें आप किसी भी डिग्री में ये 2 चीज़ें आपको हमेशा साइड बाय साइड एडेड एडवांटेज के तौर पे रखनी चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग में अच्छे नहीं हैं और अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, टॉकिंग अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। अच्छा, अब अगर आप आते हैं नेटवर्किंग पे तो हमें चूंकि एक अरसा हो गया इस चीज़ को फील भी करते हुए, आप गौर कीजिएगा हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग नेटवर्किंग पे बिलीव नहीं रखते, जिसका नुकसान फिर ये होता है कि आपको नजर आएगी वो सोलो फ्लाइट पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने हिस्से की बस तरक्की कर रहे हैं और उसी के ऊपर ही वो बहुत खुश है। होना ये चाहिए कि इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ फील्ड और आपने कामयाब होना है तो सर नेटवर्किंग कम्स फर्स्ट। सही है। I believe communication definitely takes you to the networking, but networking is important in that way कि आपने एक सादा सी कहावत अब तो बहुत से खैर छोटी उम्र के बच्चों ने सुन ली होगी कि your network is your net worth. Yeah, it's very important. If you do not have a good network, तो believe in a fact कि आपकी net worth बहुत कमजोर है। होना ये चाहिए कि आप जिस किसी भी फील्ड में आप अपने इर्द गिर्द लोगों से नेटवर्किंग क्रिएट करें, मुलाकातें रखें, मिलें। आप किसी के पास जाएं, वो आपको बिजनेस देता नहीं देता, वो आपको जॉब पे रखता नहीं रखता, यू गेट टू लर्न समथिंग। सही है। और उसी लर्निंग से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और उसे सीखने का एवज आप फिर आप कहीं पहुंच जाएंगे। तो यस, आई बिलीव नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी बच्चा जो हमें सुन रहे हैं या कोई भी वालिदैन जो अपने बच्चों को लेके आगे लाइक उनकी कामयाबी को लेके कंसर्न है, टीच योर किड्स टू हैव गुड नेटवर्क एंड वंस द नेटवर्क इज देयर तो आई मीन स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल सही है। सो ये एक गाइडलाइन है। अब हम दूसरी डोमेन की तरफ आते हैं कि बच्चों की गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें अहमियत रखती हैं,
लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर जी। देते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है काउंसलिंग। सर काउंसलिंग करेगा कौन, ये बड़ा अहम सवाल है। अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट या स्टडी काउंसलर्स को हायर किया जाता है। तो जब हम पढ़ते थे ये कल्चर नहीं था। यस, ठीक है, सही कह रहे हैं। काउंसलिंग भी वहीं पे होती थी, तरबियत भी वहीं पे हो रही है, बुक्स जी। भी वहीं पे पढ़ी जा रही जी। हैं, सब कुछ वहीं पे था। इसका मतलब ये कि हमें जो चीज़ भी बच्चों को सिखानी है उसको सिलेबस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। बड़ा फ्रेंकली क्रिटिकल सवाल है। मेरा इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये है कि सिलेबस के हवाले से प्रॉब्लम फिर वही आएगा फरूक भाई, कि आप एक जमात में बैठे हैं और वहाँ पे 20 बच्चे हैं, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन 20 बच्चों को कैसे डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट शौक के मुताबिक ट्रेन करेंगे। उससे बेहतर जो मैं समझता हूँ कि एक ट्रायो है, जो अगेन मैं फैकल्टी ट्रेनिंग के दौरान बताता रहा हूँ और बार बार इस पर जोर देता रहा हूँ, आज भी जोर देता हूँ। वालिदैन, टीचर, बच्चा, ये एक ऐसा ट्रायो है जिसके अंदर आप देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ जेन्युइन है। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, इस ट्रायो के अंदर गैप बहुत बड़ा है। वालिदैन अपने बच्चों को कुछ चीज बताने के लिए टीचर्स की तरफ देख रहे होते कि टीचर्स बताएंगे, और टीचर्स बेचारों को सुबह शाम ये फिक्र होती है कि हमने कोर्स कैसे कवर कर रहे हैं। अब उस पूरे प्रोसेस में उस बच्चे का जो एक्स्ट्रा करिकुलर या उस बच्चे की जो करियर के हवाले से अप्रोच है वो डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी बात जो अगेन मैं यहाँ कहना चाहूंगा, करियर काउंसलिंग के हवाले से आई बिलीव एक बाप जो खुद घर से बाहर जाके कमा रहे हैं ना, वो बहुत बेहतर तरीके से अपने बच्चे को गाइड कर सकता है। बट यस, समटाइम्स तालीम की कमी होती है, तो उसमें आप किसी और की राय ले सकते हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चे को भरी महफिल में करियर काउंसलिंग करने से बचाएं। कोशिश करें उसके साथ अलग से बैठें, अलग से सेशन रखें, अलग से गुफ्तगू करें, और उसको कहेंगे अगर उसका किसी तरह का कोई सवाल है तो आपके साथ आके बैठे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। पूरे प्रोसेस जब हम उसको करियर काउंसलिंग का कह रहे हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो कल भी अहम थी, आज भी अहम, और आज से 100 साल बाद भी अहम होंगी। बिल्कुल सही। सच, ईमानदारी, सही, नेक नीति। हमने एक चीज नोट की है, नो मैटर व्हाट, आप किस अदारे से पढ़े हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं, अगर फर्क ये 3 चीजें आपके साथ हैं तो कामयाबी हर सूरत आपकी है। बिल्कुल सही। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज के दौर में आप किसी सर्विस को देना शुरू करें, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आपको बिजनेस करते हैं, आप सच के साथ वो काम कर रहे हैं, आप सच्चे हैं, आपकी वर्थ है। सही। इसी तरीके से नेक नीति है। आप नोट करेंगे, हम किसी फील्ड में चले जाएं, आपको नेक नीति की बहुत कमी मिलेगी। वजह हमें घर से शायद वो चीज़ उस तरीके से इनकलकेट नहीं की गई। मैं ये नहीं कह रहा वालिदैन ने सिखाई नहीं है, लेकिन सिखाने का भी एक तरीका है ना, कि आपने बच्चे को बात इस अंदाज से सिखाने को उसे पता हो, जैसा फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए हम सूद की बात करें या किसी ऐसे गुनाह की बात करें जिसके बारे से हम पता है ये बहुत बड़ा गुनाह है, हम अवॉइड करते हैं, हम 2 स्टेप पहले पीछे हट जाते हैं। वो हमने उन्हीं बड़ों से सीखा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन कम्स दैट हार्ड वर्क, मेहनत। हमारे यहाँ वो जो एक एलिमेंट है मेहनत वाला, शायद उसकी भी डेफिनेशन और है। हमें लगता है हम 4 जमातें पढ़ गए तो हम मेहनत कम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। समटाइम्स किसी जगह जाने के लिए आपकी मेहनत एक आम शख्स से ज्यादा इसलिए होती है कि आपको वहां जल्दी पहुंचना है। बिल्कुल सही। तो ये पॉइंट और ये बेसिक्स हैं फ्रेंकली करियर काउंसलिंग के हवाले से। 3 चीजें तो बहुत जरूरी है। अच्छा, वालिदैन का मैसेज बड़ा पॉजिटिव होता है काउंसलिंग के हवाले से। जी। उसके बाद जब हम फील्ड में निकलते हैं, सेकंड ओपिनियन आती है टीचर की, जी, जिसको हम सुनते भी हैं, मानते भी हैं कि जी जो उस्ताद साहब ने कह दिया वो तो जी सारा वही करेंगे। सर, गाइड वो करे जो मुतल्लिका फील्ड का बंदा है। इस हद तक ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? अच्छा, इसमें अगेन वही बात है, ये चीज लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल ठीक है। आप एक सर्टेन फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और आप बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हो। यहाँ मैं एक चीज बताता चलूँ ओपिनियन देने वालों को भी, कि जो मशवरा है ना वो अमानत है। बिल्कुल सही। और अमानत में खयानत नहीं होती। सो कोशिश किया करें जो किसी को मशवरा दें तो ऑनेस्ट होके दें। मैं इसलिए नहीं दें कि हमने मशवरा दिया और ये कामयाब हो गया तो मेरे बच्चे ने आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। द पॉइंट इज के यस, जरूरी है, रेलेवेंट फील्ड का बंदा होगा तो उसका मशवरा ज्यादा पायदार होगा, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी। मगर फर्क एट टाइम्स ये भी तो होता है कि आप एक ऐसे सर्कल का हिस्सा है जिस सर्कल में एक दूसरी फील्ड का बंदा बैठता है और आपको नजर आ रहा है यार बड़ा ऑनेस्ट होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसने जो 2-4 ऐसे लुकमे आपको दिए गुफ्तगू के, जो अगर आप कहीं कोट करेंगे तो उसका भला हो जाएगा। तो अगेन आप एक ऐसी फील्ड में जो किसी दूसरी फील्ड के बारे में राय दे रहे, कोई कबाहत नहीं है। पॉइंट फिर वही है, एज लॉन्ग एज इट्स एन ऑनेस्ट वन। सही, राइट, बिल्कुल सही। सो यस, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज्यादा राय उसी की मोहतरम और मुकद्दम है जो उस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। मगर अगर दूसरी जानिब आप बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है। वो किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठ के लॉ पे भी कमेंट कर सकते हैं जो एज ए लॉयर आप नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने किसी अच्छे लॉयर से सुना होगा वो। ठीक है, या इसी तरीके से इंजीनियरिंग है, इसी तरीके से दूसरी फील्ड्स हैं। तो ये पॉइंट है। और मैं सर इस चीज में बड़ा क्लियर हूँ फरूक भाई, नो मैटर व्हाट इज अ डिग्री, पोटेंशियल, करियर, ग्रोथ,
या सबसे बढ़कर अगर आप बात करें फ्यूचर इंसान का होता है, डिग्री का नहीं होता। बिल्कुल सही। आप मेहनत करने वाले हैं, आप लगन से काम कर रहे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपका फ्यूचर ही फ्यूचर है। उस वक्त में भी है जब फॉर एग्जांपल आज से कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा जी फलां फील्ड जी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, उस फील्ड के अभी भी लोग मौजूद हैं। यस, लोगों ने रुख बदल लिया तो अलग बात है। बिल्कुल सही है। अरसलान, आजकल की जनरेशन, यंग जनरेशन जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छी है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो एक दो ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनको अक्सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं जी लैक ऑफ पेशेंस है, टेम्परामेंट बड़ा शॉर्ट होता है, सर बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज में इन चीज़ों को टैकल करना बाज़-औक़ात प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मुश्किल हो जाता है। सो बीइंग द एंटरप्रेन्योर क्या समझते हैं कि यहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि बच्चों को समझाई जाए कि बेटा आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पेशेंस भी चाहिए, आपका टेम्परामेंट भी बेहतर होना चाहिए, आपके पास बाकी 98 चीज़ें बेहतरीन है, तो कौन गाइड करेगा? फॉर अगेन आई वुड से पेरेंट्स। मैंने कुछ अर्सा पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं जब पेरेंट्स टाइम दे नहीं रहे, जिसका नुकसान ही हो रहा है कि बच्चे आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, और इसी पूरे प्रोसेस में फिर जो आपने बात की पेशेंस कैसे आएगी, जब उनके पास वो एक पॉजिटिविटी उनके गिर्द होगी। जब पॉजिटिविटी नहीं है तो पेशेंस मुश्किल है। बिल्कुल सही। आइसोलेशन में रहते हुए बच्चा कैसे पॉजिटिव हो सकता है, मैं आज भी इस बात को समझने से कासिर हूँ। होता क्या, आपने नोट किया होगा जितना वक्त आप अपने बच्चे को दे रहे हैं शायद उससे ज्यादा वक्त आपके गिर्द लोग अपने बच्चों को नहीं दे रहे होंगे। बिल्कुल सही। और अगर हम बात करें तो बहुत कम वालिदैन है जिनका आज भी फोकस है अपने बच्चों को वक्त देना। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहता आया हूँ, जिस तरह आपसे पहले भी इस मौजू पे गुफ्तगू हुई है, 2008 से 2019 तक टीचिंग की है। इन 11 सालों में एक चीज जो बड़ा कॉमन देखी है, हर गुजरते वक्त के साथ वालिदैन का अपने बच्चों के साथ जो रब्त है वो कम होता जा रहा है। और आज भी अगर आप बात करें 2026 में बैठे हैं, ये रब्त पहले से और कम हो गया है। उसकी वजह क्या है कि वालिदैन में स्पेशली वालिद वो इस फोकस में है कि मुझे पैसा कमाना है, वो उसी पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों से दूर हो गया। अगेन पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हलाल तरीके से अगर आप कमा रहे हैं। पॉइंट ये फरूक भाई, इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ योर किड्स, दैट्स बैड। बिल्कुल सही। ठीक है, आप अगर पूरे दिन में अपने बच्चों को वक्त सिर्फ तब दे रहे हैं जब आप उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, और कुछ वालिदैन खैर स्कूल छोड़ने में नहीं जाते, उनकी और मसरूफियात होती हैं, तो मुझे बच्चे किससे गुफ्तगू करेंगे? पेशेंस के वाले जो आपने बात कही है, इस बात को समझिएगा, जब घर के अंदर आपको नजर आ रहा है चिड़चिड़ापन, जब घर के अंदर आपको गुस्सा नजर आ रहा है बड़ों में, तो डेफिनेटली वो आप में इनकलकेट करेगा। वो कहते हैं किसी भी बच्चे का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो कोई गैर नहीं होता, वो एक बाप का गुस्सा और एक माँ का चिड़चिड़ापन होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरसान, चूंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, आपने कहा कि एक लंबा गैप आ गया है पेरेंट्स में और बच्चों में, इसके दरमियान में एक लाइमलाइट की दुनिया है, फैंटेसी की दुनिया है, जिसको कहते हैं सोशल मीडिया वर्ल्ड। सोशल मीडिया वर्ल्ड वो है जो एक मैसेज बच्चों को बार बार दे रही है, वो बच्चों को वो फैंटेसी नजर आती है, वो ग्लैमरस नजर आता है, और उनको लगता है कि शायद रियल लाइफ में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यही सब कुछ होगा और यही होना है जी। और उसकी बड़ी नाकामी की वजह ये भी होती है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं बहुत सारी चीजें वैसी नहीं मिलती जो सोशल मीडिया ने उनको बताई होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं? अच्छा फरूक भाई, शायद मेरा जो इस पे ओपिनियन हो थोड़ा अनपॉपुलर हो, मगर मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ का, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स का। नुकसान फिर वही है फरूक भाई, अगर मैंने एक चीज से फायदा नहीं लेना तो इवेंचुअली मुझे नुकसान देगी। फॉर एग्जाम्पल हम दीन की बात करें तो आपको बहुत से ऐसे उलमा कराम का वो कंटेंट सोशल मीडिया पे मिलेगा जो आप आम जगहों से नहीं ले सकते थे। तो यू आर लकी दैट यू गेट द आइडिया टू लिसन देम। अच्छा, सेम गोज फॉर कि आपको ऐसी बहुत सी आवाजें सोशल मीडिया पे मिलेंगी जिन लोगों को शायद आप कभी मिल ही नहीं सकते थे, तो यू आर लकी कि दे आर टॉकिंग टू यू ओवर द सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। हो क्या रहा है फरूक भाई, अगर मेरी डायरेक्शन ही रॉन्ग है तो वो सोशल मीडिया पे हो, वो नॉन सोशल मीडिया हो, वो मैगजीन्स हो, वो न्यूज़पेपर हो, वो न्यूज़ चैनल हो, वो एंटरटेनमेंट चैनल, वो बात ही अलग है। आई ऑलवेज बिलीव सोशल मीडिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर यू। यस, इट नीड्स अ लिटिल मॉनिटरिंग। उसमें होना ये चाहिए कि आप बच्चे की एज के मुताबिक उसके साथ एंगेज हो ना। मैंने एज अ पेरेंट, एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है उसको यूट्यूब पकड़ा दिया है, एक बच्चा 6 साल है उसको यूट्यूब पकड़ा दिया, जो मर्जी देख रहा है। सही। तो फरूक भाई, इसमें कसूर यूट्यूब का है या उसका जिसने वो यूट्यूब बच्चे को एक्सेस दी है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। यूट्यूब पे तो यूट्यूब किड्स भी है। सही, बिल्कुल। डू यू हैव एनी पॉलिसी फॉर दैट? तो मैं इस हवाले से बहुत क्लियर हूँ कि सोशल मीडिया अगर आप पॉजिटिव्स लेना चाहें तो देयर आर अ लॉट। एक बच्चे को लगता है मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर करनी है,
उसके पास किसी अकेडमी में जाने के पैसे नहीं है, महज उसके मोबाइल के ऊपर उसको बेहतरीन एक्सेस मिल जाएगी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर करने की। इसी तरीके से आप बात करते हैं किसी भी फील्ड के बारे में, आपको स्टडी करना चाहते हैं, आई मीन सोशल मीडिया इज देयर फॉर यू। हो क्या रहा है, नुकसान चूंकि ज्यादा इसलिए हो रहा है कि उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने एक कहावत सुनी होगी, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। आज अगर सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम है ना, तो उसका बहुत बड़ा सोल्यूशन यही है कि आप अपने बच्चों को वक्त दे के गाइड करें कि इसमें कौन सी चीज ठीक और कौन सी गलत। फॉर जब हमने भी अपनी लड़कपन से स्टेज तक पहुंचे तो हमारे बड़ों ने हमें 10 चीजों में करेक्ट की है जो हमारे दौर में भी गलत थी। हमारे गिर्द भी लड़के ऐसी एक्टिविटीज करते होंगे जो उन्हें करनी चाहिए थी। हमारे वालिदैन ने भी वहां से बचाया, कैसे? थ्रू मॉनिटरिंग। एंड मेनी अराउंड अस, नॉट ओनली टू ऑफ अस, मेनी अराउंड अस, बहुत से लोग हमारे गिर्द ऐसे हैं जिनको उनके बड़ों ने उन इलाकों में रह के इस काबिल बना दिया है जिन इलाकों में आपने सुना होगा कि जी सिर्फ गलत काम ही होते थे, या एक बहुत मेजॉरिटी है जिन गलत कामों में एंगेज होती थी, लेकिन उन इलाकों में रह के बच्चे बहुत आगे निकल गए, बहुत कामयाबी हासिल की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फरसान, एजुकेशन से भी ताल्लुक रहा, यस, एंटरप्रेन्योर भी हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम भी करें माशाल्लाह। अच्छा, इस सारे के बाद बड़ा सादा सा सवाल है, तालीम हासिल करना क्यों जरूरी है? यस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आज के बच्चों को एक हमेशा से टेंशन रहती है कि पता नहीं डिग्री जरूरी है कि नहीं। बहुत जरूरी है। और उसके कई पहलू हैं। सबसे पहला जो पहलू है, आप गुफ्तगू करना सीख जाते हैं। ठीक है। दूसरा पहलू है, आपको बहुत सी चीज़ों की तमीज़ आ जाती है जो कि नॉर्मली आपके पास सर्कल्स मौजूद नहीं है ना। हमको सिविलाइज माशरा नहीं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें पहले ठीक हो, बहुत सी बुराइयाँ हमारे गिर्द हैं, तो तालीम उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तीसरी चीज़ जो मैंने पहले कही है, नेटवर्किंग। मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ अदारे जो बहुत बड़े अदारे हैं, अगेन नाम लेना मैं अवॉइड करूँगा, उनकी मैंने जो स्ट्रेंथ देखी है वहाँ नेटवर्किंग और पीयर ग्रुप बहुत मैटर करते हैं। वहाँ एक क्लासमेट को ये फिक्र रहती है कि मेरा दूसरा क्लासमेट यार जॉबलेस है, इसके लिए मुझे कोई ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जिसमें आपने सुना होगा, पीपल एट लोअर लेवल दे कम्पीट बट पीपल एट टॉप दे कोलैबोरेट। ठीक है। तो आई बिलीव तालीम आपको वो चीज़ सिखाती है। और उससे बढ़कर वो जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप तालीम के जरिए बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना सीखते हैं, वो इस बात से कतई नज़र कि आपकी कामयाबी के क्या पैरामीटर है। मगर बहुत से कामयाब लोगों की एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ उनकी तालीम में थी। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जो कामयाब हैं हमारी नज़र में और उनके पास तालीम नहीं है, उन्हें ये रिग्रेट बताते और कहते सुने कि यार अगर साढ़े को 4 जमात और नहीं ना तो कुछ तो कुछ कर लेंगे। तो ये एक एलिमेंट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा और जिस पे आप और मैं कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। आज भी एकेडमिया का एक रोल है। और आपने जो पहले बात की, मैं कहता चलूँ, मैंने जितना एंजॉय 11 साल की टीचिंग को की है, मैंने शायद 7 साल के एंटरप्रेन्योरशिप को उस तरीके से नहीं किया। उसकी वजह यह है कि यस यू गेट टू लर्न अ लॉट। आप तालीम में रहते हैं तो आप सीखते हैं ना, आप रोज सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैं लास्ट टाइम सॉरी अपनी टीम से भी बात कर रहा था कि आप जब तालीम में जुड़े हुए ना तो आप सिर्फ खैर बांट रहे होते हैं। Exactly. ये फरूक भाई इतनी बड़ी चीज है। और जिस शख्स ने सुबह से शाम सिर्फ खैर बांटी है, सोचो उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी कितनी होगी। बेहतरीन, बेहतरीन, तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। सर, सॉफ्ट स्किल्स, चूंकि नेटवर्किंग की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, मीनवाइल पूरे का पूरा पैकेज हम जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स हैं। यस, हाउ यू सी सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, इट कम्स इनटू द सॉफ्ट स्किल। I strongly believe कि your soft skills are taking you to the new heights in this modern era. आज के दौर में अगर आपके soft skills पे strength नहीं है तो फर्क भी इवेंचुअली आपके लिए मसाइल खड़े होंगे। वो कैसे होंगे? अगर एक शख्स को निगोशिएशन नहीं आती, अगर एक शख्स को अपना मैसेज पहुंचाना नहीं आता, तो मुझे आप एक बात समझाएं, वो किसी भी महफिल में काबिल ताजीम कैसे होगा? ठीक है। हर जगह पे महज आपका पैसा और आपका रैंक मैटर नहीं करेगा, आप कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी बड़ा मैटर करेगा। ठीक है। आप गौर कीजिएगा, कभी भी बहुत से वालिदैन ऐसे जिन्होंने देखा देखी अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूलों में दाखिल करवा दिया है, वो बेचारे वहाँ पे एक अजीब तजब्जुब का शिकार हुए होते हैं कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन इस खातून या इस मर्द के साथ करें जो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा है एज ए टीचर। तो पॉइंट ये कि वहाँ आपकी सॉफ्ट स्किल्स ही काम आते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपने, और अगेन कम्युनिकेशन की सबसे बड़ा खूबसूरती तो यही है ना कि आपने किस मौके पे क्या कहना है। सही। ठीक है। बिल्कुल सही। तो यस, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन मैंने इससे पहले कहा कि आप किसी भी डिग्री में अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको चैलेंजेस आएंगे, जिसको वक्त के साथ आप अबूर जरूर कर जाएं, लेकिन चैलेंज आएंगे। तो उस चैलेंज से बचने के लिए कोशिश करें कि सॉफ्ट स्किल पे काम करें। एजुकेशन सेटअप में बहुत सारी तनकीद होती है मुख्तलिफ पहलुओं के। जी जी जी। उसमें से एक पहलू है जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद बच्चों को जॉब ही सिखाई जा रही है, जिसे मैं कहता हूँ ना कि हमारे तालीम हासिल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है,
मोस्ट ऑफ द पीपल शायद इस चीज़ को Yes. अपने फाइनेंशियल मींस के साथ जोड़ लेते हैं। जी। इसका मतलब ये कि बच्चा पढ़ेगा तो अच्छे पैसे कमाएगा। तो हम बच्चे को जैसे ही वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको बता देते हैं कि बेटा इस ट्रैक से गुजरने के बाद तुम्हें जॉब करनी है और पैसे कमाने। सर हम जॉब करना ही सिखाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल मॉडल को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, वहाँ पे स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत काम किया जाता है। हमारे यहाँ पे ये कल्चर अभी बन रहा है, अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो उस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? स्टार्टअप में सबसे बड़ा पॉइंट वही है फरूक भाई, अगर एक बच्चे को अपने पेशेंस नहीं सिखाई ना तो स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकता। ठीक है क्योंकि हम तो चाहते हैं आज हम शुरू करें, कल से हम प्रॉफिट में आ जाएं। दूसरी बात जो आपने कही है, यस हमारे एकेडमिया में एक मसला है अरसे से, और मुझे डर है, मुझे वाकई डर है कि ये मसला शायद अगले 25 साल भी हल होता नजर नहीं आ रहा। उसमें होगा क्या? मैं और आप एक चीज के क्रिटिक हैं, हमें नजर आ रहा है हमारा तालीमी निजाम उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा है एक बच्चे को एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक बच्चे को इंडिपेंडेंट सोचने के लिए। तो हम एज ए क्रिटिक अपने बच्चों के लिए इतनी मेहरबानी तो कर सकते हैं ना कि हम उन्हें पर्सनल लेवल पे सिखाना शुरू कर दें। क्योंकि फरूक भाई हर चीज आ जाके आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लाई नहीं करनी चाहिए, हमें अपना किरदार भी अदा करना है। बिल्कुल उस अपने किरदार में ये कि आपने बाहर से 4 चीजें सीखी, मैंने सीखी जो हमारी डिग्री से हट के थी, तो हम ही अपने बच्चों को चीजें सिखा दें। हम सिखाएंगे तो आपको नजर आएगा आज जितने एंटरप्रेन्योर्स सारे निकले इसी सिस्टम में से हैं। कोई बाहर से आके यहाँ बैठ के बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बन गया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं फिर वही बात कुछ कमर्शियल ग्रुप्स की अगर बात करूं तो वो आज इतने बड़े ग्रुप इसलिए नहीं बने को बाहर से पढ़ के आ गए हैं। उन्होंने इसी सिस्टम के साथ, इसी के साथ रिलाय करते हुए, यहाँ से चीजों से सीखते हुए, क्योंकि देखिए असल उस्ताद आपका वो सिस्टम है जिसमें जाके आपने काम करना है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी कंपैटिबिलिटी को खुद बनाया सिस्टम में आकर। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। मतलब आप एग्जांपल ले लेना कि आपको बहुत से ऐसे कामयाब लोग मिलेंगे कि जिन्होंने इसी सिस्टम के अंदर से रहते हुए अपनी डिफरेंट थॉट रखी, फिर गए और जाके उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। बिल्कुल सही। तो ये एक पॉइंट। और यहाँ मैं एक और चीज आपको बताता चलूं एंटरप्रेन्योर के हवाले से, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने पहले ही कह दी हमारे यहाँ बच्चों में बहुत कम है। ठीक है, और अदरवाइज किसी भी शख्स के लिए एंटरप्रेन्योर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट नीड टू गिव टाइम। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात। अरसान, सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, वक्त महदूद है। जी। तो मैं सम अप करना चाहूंगा आपसे, एक बड़ा एक पॉजिटिव सा मैसेज लेना चाहूंगा। जितने भी हमें यंगस्टर्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने बच्चों की तालीम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा, इसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो क्या मैसेज होगा उन तमाम लोगों के लिए? बहुत से मैसेज हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट होके 2-3 चीजें क्विकली बताना चाहूंगा। पहला तो मेरी आप सब पेरेंट्स से जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, कोशिश किया करें अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद होने के बजाय जहां आपको महसूस हो कि आप फिक्रमंद हो रहे हैं, वहां दिल से दुआ किया करें उनके लिए। आपकी दुआ में बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात, कोशिश करें कि अपने बच्चे को हर वक्त लेक्चर देने के मूड में ना रहें। एक वक्त में 1 से 1.5-2 लाइनों को कुछ छोटा सा पैगाम देके टॉपिक चेंज किया करें और किसी और चीज की तरफ बात ले जाएं। वरना बच्चे को पता है जी अब माँ या वालिद ने मुझे बुलाया और अब भाईजान मेरी क्लास होनी है, तो उसी डर से आपके सामने बैठा रहेगा और आपके सारे लफ्ज उसके सर से गुजर जाएंगे। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, ये बात तय कर लें कि आप किसी बड़े अदारे से पढ़ें, आप किसी छोटे अदारे से पढ़ें, आप बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, छोटे से रखते हैं, आप बहुत अमीर हैं या बहुत नॉर्मल हैं, बाहर का जो बैटल फील्ड है ना, बाहर का जो ग्राउंड है जहां आपने जाके कल को परफॉर्म करना है एज एन एम्प्लॉय, एज एन एंटरप्रेन्योर, वो सबके लिए बराबर है। इस सोच के साथ जाएं। जब आप इस सोच के साथ जाएंगे तो यकीन मानिए बहुत सी चीजें आपके लिए आसान होती है, आपको नजर आएंगी। मैंने पहले जिक्र किया 2019 तक टीचिंग की है। एज एन एंटरप्रेन्योर सफर कैसे शुरू हुआ, कहां तक आ गए, लिटरली इट लुक्स लाइक अ ड्रीम। बिल्कुल सही। हमारे जैसे बहुत से लोग आपको और हमसे बहुत बेहतर भी मिलेंगे इसी पूरे प्रोसेस में, जो बहुत बड़े इदारों से नहीं पढ़े, जिनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जिनके पास बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं थे, दे स्टिल सर्वाइव्ड एंड दे आर सर्वाइविंग बिग। सो यही पैगाम है और बस इसी के साथ ही। सर थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। तो जनाब ये था आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मोहम्मद अरसलान गौरी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही, बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, खास तौर पर काउंसलिंग के हवाले से। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, क्योंकि बातें बहुत होती हैं, सवाल भी बहुत सारे बाकी होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि दोबारा कभी इंशाल्लाह मौका फिर मिले, दोबारा फिर नशिस्त हो, फिर यही तसलसल जारी रहे। सो सीखने और सिखाने के इस मरहले का नाम तभी तो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है। तो मैं जाने से पहले सिर्फ 1-2 बातों के साथ सम अप करूँगा। पहली बात तो ये कि जब हम काउंसलिंग की या रहनुमाई की बात करते हैं तो वालिदैन से बेहतर रहनुमाई कोई दे नहीं सकता, ये मेरी ओपिनियन है। मुझे लगता है कि ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि बीइंग द पेरेंट जो चीज़ें हम बच्चे को सिखा सकते हैं वो उसको कोई भी नहीं सिखा सकता। दूसरी बात ये कि जब बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें कंपैरिजन का एलिमेंट मिनिमाइज करें,
हमारे यहाँ पे एक कल्चर बड़ा आम है कि हम बच्चों की दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि फलां का बच्चा जो है वो इतना पढ़ चुका है, वो डॉक्टर बन गया है, वो इंजीनियर बन गया है, वो बिजनेस कर रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है, आप नहीं करे। तो उसकी वजह ये होती है कि वो एक अपने लाइफ सर्कल के साथ, अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ मूव कर रहा है। उसकी सक्सेस, उसकी फेलियर वो अपने ट्रैक के साथ चल रही है। आपका जो बच्चा है वो अपनी एफर्ट करेगा अपनी जगह पर, अपने सब्जेक्ट्स के साथ, अपने हालात के साथ वो लड़ेगा। तो चीज़ों को लड़ते लड़ते कहीं पर फेलियर भी आएगा, फिर उसके बाद सक्सेस भी मिलेगी। तो थोड़ा पेशेंस की भी ज़रूरत है और कंपैरिजन जो है या मुआवजना जो है बच्चों का वो ना किया करें। सेकेंडली, एक ही बात को जब हम बार बार बच्चों के साथ मैसेज कम्युनिकेट करते रहते हैं कि आप ये नहीं करें, ये नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ड्यूरिंग डिस्कशन जिक्र हम कर रहे थे कि जैसे डिग्री कंप्लीट होती है और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, दरमियान का जो फेज़ होता है बड़ा क्रिटिकल होता है। उस पर बाज़ बात वालिदैन की तरफ से ये मैसेज बारहा जा रहा होता है कि बेटा आप कुछ कर नहीं रहे, बेटा तुम पैसे कमा नहीं रहे। तो वो बाज़ औक़ात इतना डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है बच्चे के लिए कि वो फिर कुछ भी वो कहता है मुझे मिल जाए, मैं करने को तैयार हूँ। तो ऐसे में जब आप बार बार एक ही मैसेज कन्वे करेंगे तो बच्चा फिर आपको अवॉइड करेगा। जो आपके साथ बैठता है उसको पता होगा जब भी आपके साथ बैठेगा यहाँ से तो एक ही मैसेज आएगा, तो मैं थोड़ा फासले के ऊपर चला जाऊँ। तो जब बच्चा फासले पर जाएगा तो जिसको हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप है, तो वो और बढ़ता चला जाएगा। तो बेहतर ये कि इस गैप को और ना बढ़ाया जाए, बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये आपका फ्यूचर है। इनका फ्यूचर आपकी कम्युनिकेशन के साथ, आपके बड़ेपन के साथ और आपकी नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।